अब शुरुआत करते हैं दूरदर्शी टेलीस्कोप। दूरस्थ आकाशीय पिंडों को स्पष्ट एवं आवर्धित रूप में देखने के लिए जिस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। परिभाषा समझ में आई ना। दूरस्थ आकाशीय पिंड, भाई नक्षत्र, तारे, ग्रह ये बहुत दूरी पर हैं, ये हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, इनका अध्ययन हमें करना है तो इनका बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब हमें चाहिए। तो इसके लिए जिस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दूरदर्शी। देखिए अब एक प्रश्न उठता है कि बहुत से तारे चंद्रमा से कई गुना बड़े हैं फिर भी वो छोटे दिखाई देते हैं, चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण है कि चंद्रमा का दर्शन कोण है वो हमारे नेत्र पर अधिक बड़ा बनता है, जबकि वो अधिक दूरी होने के कारण बहुत से जो तारे हैं जो चंद्रमा से कई लाख गुना बड़े आकार में, उनका दर्शन कोण हमारे आंख पर बहुत छोटा बनता है। इस कारण वो हमें मतलब वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसी तरह सूर्य हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि इसका आकार चंद्रमा से कई गुना ज़्यादा है। अब इसका कारण है कि सूर्य का जो दर्शन कोण बनता है 10⁻⁻² रेडियन बहुत अल्प होता है, इसी कारण ये बहुत छोटा दिखाई देता है। तो बात समझ में आई ना, यही तो बात है। अब एक बात और आपके प्रश्न में, जैसे आज सूर्य ग्रहण पड़ा था, सूर्य ग्रहण का दिन 21 जून है और आज पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में हुआ था। तो आज चंद्रमा ने पूरे सूर्य को ढक लिया। ये कैसे संभव है? जब चंद्रमा से कई गुना ज्यादा आकार है सूर्य का, तो कैसे ढक लिया? यही तो सिद्धांत है दूरदर्शी का, है ना। कारण क्या है? चंद्रमा हमारे समीप है, सूर्य बहुत ज्यादा दूरी पर है। चाहे सूर्य का आकार बहुत ज्यादा है लेकिन उसका दर्शन कोण बहुत छोटा बनता है। चंद्रमा का अधिक दर्शन कोण बनने के कारण वो हमें बड़ा दिखाई देता है, इसलिए हमें वो ढका हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसकी बाद में और चर्चा करेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं इसकी बनावट, अर्थात दूरदर्शी की बनावट कैसे होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की बनावट में अधिक अंतर नहीं है। दूरदर्शी में दो अवसारी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। जो लेंस वस्तु की तरफ होता है उसे अवदर्शक लेंस, और जो लेंस हमारी आंख की तरफ होता है उसे अवनेत्र लेंस कहते हैं। दोनों लेंस एक धातु की खोखली और बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर लगे होते हैं, जिनके बीच की दूरी को दंड चक्रीय व्यवस्था के द्वारा कम या अधिक किया जा सकता है। तो आप कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि एक जैसे ये मेरे हाथ में जो चौक है वो एक धातु की खोखली और बेलनाकार नली है। इसके एक सिरे पर अर्थात हमारी आंख की तरफ जो लेंस लगा हुआ है उसे अवनेत्र लेंस कहेंगे। जो वस्तु की तरफ या आकाशीय पिंड की तरफ यूं करके हम देखेंगे उसे अवदर्शक लेंस कहेंगे, और इनके बीच की दूरी को, यहाँ एक पेच लगा होता है उसकी सहायता से हम कम या अधिक कर सकते हैं। अर्थात अवदर्शक लेंस और अवनेत्र लेंस, उनके बीच की दूरी परिवर्तित की जा सकती है परिस्थिति के अनुसार। दूसरा कि अवदर्शक लेंस का जो द्वारक है वो बड़ा होना चाहिए, जबकि अवनेत्र लेंस का द्वारक थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो अवदर्शक लेंस का आकार बड़ा और अवनेत्र लेंस का आकार हमें छोटा लेना होगा। अब इसकी कार्य प्रणाली देखिए। कार्य प्रणाली और किरण रेखा चित्र दोनों एक साथ चलेंगे। पहले मैं बड़ा चित्र बना देता हूं आपको समझाने के लिए, वो लगभग बोर्ड को ढक लेता है, और फिर इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालने के लिए मुझे जगह नहीं मिलती है, तो मैं पहले बड़ा बनाऊंगा, फिर उसका छोटा रूप कॉर्नर में बना के फिर सूत्र की स्थापना हम करेंगे आवर्धन क्षमता के लिए। तो सबसे पहले मैं देखता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि इसकी जो कार्य प्रणाली है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस आकाशीय पिंड को हमें बड़े या आवर्धित रूप में देखना होता है उसकी तरफ अवदर्शक लेंस को करते हैं। हम जानते हैं आकाशीय पिंड हजारों किलोमीटर दूरी पर है, तो उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें वो एक विशेष कोण पर अवदर्शक लेंस पर आपतित होंगी, अर्थात वो लगभग मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, जिससे उनका एक छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है फोकस तल में। ठीक है, तो अब मैं देखिए एक अवदर्शक लेंस बना रहा हूं जो आकार में बड़ा होना चाहिए अवनेत्र लेंस से। अब देखिए इस तरह से एक प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, एक प्रकाश किरण
इस तरह से आ रही है, ये कोई कोण बनाते हुए एल्फा कोण बनाते हुए आ रही है। अब जानते हैं ये मुख्य अक्ष के लगभग समांतर है, तो ये इस तरह से भाई इसके एफ से होकर गुजरेगी और ये इस तरह से, तो ये प्रतिबिंब बनेगा भाई। और इसका उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। अब ये जो प्रतिबिंब है वो अवनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा भाई। अब अवनेत्र लेंस को इसके बिल्कुल समीप आप बनाइए, इस तरह से इसके समीप बनाइए, ठीक है। इसका आकार ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्ट लेंस है और ये आई लेंस अर्थात अवनेत्र लेंस ई। अब देखिए ये इसको थोड़ा सा बड़ा और बना लें जिससे अच्छा लगे भाई, क्योंकि ये बीच में आना चाहिए। अब ये इसका प्रकाश केंद्र हुआ O2। अब इससे प्रतिबिंब बनने के लिए एक प्रकाश किरण को भेजिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये इसकी फोकस से होकर गुजरेगी भाई इस तरह से, ये FE हुआ। एक प्रकाश किरण ये इस तरह से गई भाई, एक प्रकाश किरण इसके प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी भाई और वो इस तरह से निकल जाएगी। तो अब देख रहे हैं आप, इधर को तो इनके मिलने की संभावना नहीं है। अब चूंकि हमारी नेत्र का इधर है, अवनेत्र लेंस इधर, तो यहां से हम देखेंगे तो हमको ये इधर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इसके लिए अब इनको आप डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाइए भाई, और इसको भी आप डॉट डॉट करके बढ़ाइए इस तरह से। तो ये यहां मिल रही है भाई, तो ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ये आकाशीय पिंड का अंतिम प्रतिबिंब है जो उल्टा है, आवर्धित है। अब आपको समझाने के लिए कि भाई इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, मैं इस बड़े चित्र को एक छोटे रूप में यहां बना देता हूं और फिर आपके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करते हैं। तो देखिए छोटा चित्र बनकर तैयार है। इसमें जैसा आप देख रहे हैं ये अवदृश्यक लेंस है, दूरस्थ आकाशीय पिंड से जो समांतर किरण पुंज प्राप्त हो रहा है वो अवदृश्यक लेंस के साथ एल्फा कोण बनाते हुए आपतित हो रहा है, और उसका जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश फोकस तल में प्राप्त हो रहा है। अब ये जो प्रतिबिंब है ये अवनेत्र लेंस ई के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब इससे जो अंतिम प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या सोचते हैं कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी जो दर्पण से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर अर्थात FE से गुजरेगी। अब दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाश केंद्र O2 पर आपतित हो रही है जो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल रही है। अब यहाँ प्रेक्षक है या हमारी आंख है, क्योंकि वो खोखली और बेलनाकार नली के सिरों पर लगी होती है, तो वहां से देखने पर ये हमें डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात अंतिम प्रतिबिंब हमारा ए डबल डैश और बी डबल डैश प्राप्त हो रहा है जो आवर्धित है, आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इस खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात करूंगा भाई। अब जैसा आप जानते हैं आवर्धन क्षमता, किसी भी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो कैसे दिया जाता है, आवर्धन क्षमता इसका जो प्रतीक है वो m है भाई। वो क्या होता है कि उस प्रकाशीय उपकरण द्वारा बने अंतिम प्रतिबिंब का आंख पर बना दर्शन कोण बटे बिना यंत्र के उस वस्तु का आंख पर बना दर्शन कोण। तो अब देखिए अंतिम प्रतिबिंब क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। इसका आंख पर बना दर्शन कोण मैंने क्या मान लिया है, बीटा, पहले ही लिख लिया था। और ये वस्तु का सीधे आंख पर, आंख जहां होती तो वो कितना कोण बना रही थी, एल्फा। तो सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूं भाई, यंत्र द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अंतिम प्रतिबिंब, यंत्र के भी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बटे बिंब द्वारा आंख पर बना कोण या दर्शन कोण। आप आंख ना लिखें
तब भी काम चलेगा, क्योंकि दर्शन कोण आंख पर ही बनता है। तो ठीक है, अब m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन एल्फा, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण बीटा बन रहा है और बिना उसके कोण एल्फा बन रहा है। ठीक है भाई। अब आप जानते हैं आकाश के पिंड बहुत हजारों किलोमीटर दूर हैं, उनका दर्शन कोण आंख पर बहुत छोटा बनता है। तो एल्फा और बीटा के मान कैसे होंगे, बहुत अल्प होंगे, और अल्प मानों के लिए आप जानते ही हैं भाई, तो एल्फा व बीटा के अल्प मानों के लिए क्या होगा भाई, बीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 बीटा के, और 10 बीटा का मान हम निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना चाहें O2 A डबल डैश B डबल डैश समकोण त्रिभुज से, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, अर्थात A डबल डैश B डबल डैश लंब हुआ और आधार हुआ O2 A डबल डैश। और अगर इसी बीटा को निकालना चाहें आप समकोण त्रिभुज O2 A डैश B डैश से, तो लंब हो जाएगा A डैश B डैश और आधार हो जाएगा O2 A डैश। तो देखिए A डैश B डैश अपॉन O2 A डैश, हम सुविधा के हिसाब से इसका प्रयोग कर लेंगे भाई। ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2। इसी तरह एल्फा विल बी इक्वल टू 10 एल्फा, और 10 एल्फा का मान हम देखिए, ये एल्फा कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो सीधी सी बात है, अगर ये कोण एल्फा है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हुआ, ये भी एल्फा होगा। तो आप अब समकोण त्रिभुज देखें A डैश O1 B डैश से, तो 10 एल्फा बराबर होगा लंब A डैश B डैश बटे आधार O1 A डैश, ये समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रख दीजिए। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे लिख देंगे, भाई जब एल्फा और बीटा के मान अल्प पे, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, m बराबर बीटा के स्थान पर क्या लिखूंगा, 10 बीटा अपॉन एल्फा के स्थान पर 10 एल्फा। अब मान रख दीजिए, तो क्या रखूं भाई, A डैश B डैश अपॉन O2 A डैश। अब देखिए बटे 10 एल्फा, इसका मतलब इसको मैं उलट देता हूं, तो देखिए O1 A डैश अपॉन A डैश B डैश। तो देखिए ये A डैश B डैश से A डैश B डैश कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा O1 A डैश अपॉन O2 A डैश। तो अब देखिए भाई m बराबर O2 A1, तो देखिए O2 A1। अब O2 A1 है क्या है भाई, आप सोचिए, अवनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है, अवनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी। और O2 A डैश क्या है भाई, O2, हाँ O2 A डैश तो बता दें, O1 A डैश ये क्या है भाई, ये इसकी फोकस दूरी है, किसकी, O ऑब्जेक्ट लेंस अर्थात अवदर्शक लेंस की। तो मैं अब चिन्ह सहित आपको चिन्ह प्रपार्टी सहित लिखूंगा m बराबर, तो O1 A डैश, आपको पता ही है फोकस तल में बन रहा है, तो ये फोकस दूरी है इसकी, तो इसको क्या लिखूं भाई मैं, FO पॉजिटिव बटे, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में O2 A डैश, और O2 A डैश क्या है, वस्तु की दूरी, किससे, अवनेत्र लेंस से, इसलिए UE ये नेगेटिव लिखी जाएगी भाई, माइनस UE, तो U सही बना देता हूं भाई मैं इस तरह से। तो m बराबर क्या आ गया भाई, माइनस FO बटे UE। और ये जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि मैं इस पर लिख रहा हूं समीकरण 4, और अब समीकरण 4 से मैं दो परिस्थितियों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालूंगा। किन परिस्थितियों के लिए, कि यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्थिति नंबर 1, और नंबर 2 स्थिति क्या होगी, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। तो मैं दोनों ही कंडीशन के लिए अब निकाल देता हूं भाई। चलिए यहां ही स्थिति 1, केस फर्स्ट, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी अर्थात डी पर बन रहा है, तब क्या होगा, आप क्या लिखेंगे भाई, v बराबर माइनस डी लिखेंगे। जो लेंस सूत्र होता है उसमें क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात डी पर, तो v बराबर माइनस डी लिखेंगे। और अंतिम प्रतिबिंब बना कौन रहा है, अवनेत्र लेंस, इसलिए सारा झमेला किसका होगा, अवनेत्र लेंस का। सारे प्रतीक अवनेत्र लेंस के, तो f के बराबर, f की जगह पे f ही लिखोगे, u के बराबर u e लिखोगे, v की जगह v e लिखोगे, तो v e बराबर माइनस डी, u बराबर माइनस यू ई, और f बराबर एफ ई लिख दीजिए, क्योंकि इसकी फोकस दूरी तो भाई प्लस में होती है अवनेत्र लेंस की। तो लेंस सूत्र से क्या लिखूंगा, 1/f बराबर 1/v के स्थान पर 1/-d, और माइनस 1/-ue, इसका मतलब प्लस, इसको लिख देता हूं ue। अब आप कहेंगे कि आप निकालने क्या जा रहे हो, मुझे चाहिए FO/UE। तो देखिए 1/UE बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/UE बराबर, ये 1/d इधर आ जाएगा, तो 1/d प्लस में प्लस 1/FE। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, FO/UE, FO नहीं है तो आप प्रत्येक पद में FO का गुणा कर दीजिए। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, FO/UE बराबर FO/d प्लस FO/FE। तो देखिए इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, m। तो m बराबर क्या हो जाएगा इस स्थिति में, अर्थात जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो m बराबर, इसको मैं क्या लिख देता हूं, समीकरण 5। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 और 5 से क्या कह सकता हूं, m बराबर माइनस, आप माइनस का चिन्ह लगाइए, FO/UE, और FO/UE का मान यहां से, तो कोष्टक में आ जाएगा FO/d प्लस FO/FE। तो देखिए अब यहां इसको थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए, मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूं भाई, इसको निकाल लेता हूं कॉमन, तो माइनस है ही, FO/FE कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां से क्या बचेगा, 1, ठीक है, और कॉमन का मतलब होता है भाग। तो देखिए FO/d में अगर भाग देंगे हम FO/FE का, तो देखिए FO/d गुणा FE/FO हो जाएगा, तो FO से FO कैंसिल, तो क्या बचेगा, प्लस FE/d, और ये समीकरण कितना, 6। तो ये जो समीकरण 6 है अति महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किस कंडीशन में, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो रहा है, तो उस समय उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या दिया जाता है, FO/FE, अर्थात अदृश्य लेंस की फोकस दूरी बटे अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी, कोष्टक में 1 प्लस FE अर्थात अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी, और D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। अब देखिए, अब यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, तब क्या होगा, हम जानते हैं अनंत पर कब बनता है, जब ये जो कहां हो, A डैश B डैश कहां हो, अवनेत्र लेंस के फोकस पर हो, क्योंकि वस्तु जब फोकस पर होती है तभी तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। इसका मतलब UE जहां लिखा हुआ था वहां FE लिख दीजिए भाई। UE क्या थी, अवनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी, तो और वस्तु की दूरी को कहां कर दीजिए, फोकस पर, तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, अनंत पर। तो देखिए मैंने जो सूत्र निकाला था समीकरण 4 पर, देखिए कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, FO/UE, तो UE के स्थान पर कहा लिख दीजिए भाई, FE। तो
यू ई बराबर क्या होगा एफ ई, अतः एम बराबर सूत्र हो जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और ये समीकरण 7। तो देखिए समीकरण 7 किसका सूत्र है भाई कि यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के बजाय अनंत पर बन रहा हो तो आवर्धन क्षमता का सूत्र ये हो जाता है एफ ओ अपॉन एफ ई, और यदि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो देखिए निष्कर्ष के रूप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि किसी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, तो सूत्र को आप देख लीजिए कि एफ ओ अर्थात अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए, एफ ई कम होनी चाहिए अर्थात अवनीत लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। दूसरा कि अवदृश्यक लेंस की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए अर्थात वो अच्छा कार्य करे उसके लिए क्या होना चाहिए, आप देखिए आकाशीय पिंड से किरणें आ रही हैं तो ढेर सारा प्रकाश आकाशीय पिंड से आने वाली सारी किरणें उसमें समाहित हो जाएं और उसका अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त हो, उसके लिए अवदृश्यक लेंस का आकार या द्वारक बड़ा होना चाहिए। बात आई ना समझ में। एक और बात कहना चाहता हूं कि विश्व में अनेकों बड़ी बड़ी खगोलीय दूरदर्शी दूरबीन बनी हुई हैं जहां आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनी हुई हैं, पर उनमें वर्ण विपथन हो जाता है, उनको बड़े बड़े जो लेंस हैं उनमें गोलाई का विपथन हो जाता है, क्योंकि भाई ये जो लेंस है किसी गोले के गोलीय भाग होते हैं तो उसमें गोलाई की वक्रता के कारण थोड़ा सा कलर डिस्टॉर्शन हो जाता है, तो ये कई कमी हो जाती हैं। इसलिए आजकल ये जो अपवर्तक दूरदर्शी, देखिए ध्यान रखिए खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपने ये पढ़ाई है, दूसरा एक न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी भी होता है। अब ध्यान रखें ये जो खगोलीय दूरदर्शी हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपवर्तक या जो लेंसों का जिनमें प्रयोग किया जाता है, अब लेंसों से तो अपवर्तन ही होगा तो इनको क्या बोलते हैं खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। तो मैंने जो अभी पढ़ाया है वो क्या है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, लेकिन चूंकि लेंसों से थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, एक तो इनका बड़ा आकार होता है इसलिए उनको टिकाना बहुत मुश्किल कार्य होता है, बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनी हुई हैं जगह जगह तो उनको टिकाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा इनमें वर्ण विपतन और कलर डिस्टॉर्शन जैसी चीज़ें आ जाती हैं, गोलाई के कारण कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आजकल इनके स्थान पर अर्थात लेंसों के स्थान पर समतल दर्पणों का प्रयोग किया जा रहा है। और जब समतल दर्पण, एक तो ये कि एक साइड उनकी पॉलिश होती है और पॉलिश होने के कारण उनको किसी दीवार के सहारे खड़ा किया जा सकता है, इसलिए बड़े बड़े बनाए जा सकते हैं। दूसरा उनमें कलर डिस्टॉर्शन भी कम होता है। तो आजकल अपवर्तक खगोलीय दूरदर्शियों के स्थान पर खगोलीय परावर्तक दूरदर्शियों का प्रयोग किया जा रहा है। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई सुझाव हों, आपका कोई मार्गदर्शन आप देना चाहें तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज दीजिए, मुझे ईमेल कर दीजिए। ये तो होता है अच्छा कार्य, आप मेरा सहयोग करेंगे इस मामले में, जिससे मैं आगामी समय में आपको और अच्छे से अच्छा प्रयास करके वीडियो ला सकूं। नंबर अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं 9829868604, और अगर ईमेल चाहिए तो CHHEL छैल, जो मेरा मूल नाम है छैल बिहारी, तो छैल 2K8, क्योंकि मैंने 2008 में बनाया था, तो 2K8@gmail.com। इस पर भी आप अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। और अंत में जो सभी और यूट्यूबर्स प्रारंभ में अनुरोध करते हैं कि लाइक एंड शेयर माय चैनल, मैं भी कर देता हूं अगर आपको पसंद आया हो तो। अब एक आंकिक प्रश्न ले लेते हैं। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। अब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रका और अपदृश्यक लेंस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों की हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि किसी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दो सूत्रों से ज्ञात की जाती है भाई। एक तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, और एक जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, अर्थात समांतर किरणें कब प्राप्त होंगी,
जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, क्योंकि लगभग जब समांतर किरणें हो जाती हैं तो अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, अनंत पर जाकर प्राप्त होता है। इसका मतलब इस प्रश्न में जो हमें आवर्धन क्षमता दी गई है वो कब कंडीशन की है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है, अनंत पर। तो इस बात को आप लिखेंगे, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर है। आप कहेंगे सर इसमें कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जा रहा है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही होगा। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां, अनंत पर प्राप्त हो रहा है, तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र दिया जाता है वो ये होता है FO/FE, अर्थात अपदर्शक लेंस की फोकस दूरी बटे अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, m बराबर क्या दिया गया है, 9। इट मीन्स FO बटे FE का जो मान है वो 9 दिया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने यहां माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, माइनस केवल इस बात का प्रतीक होता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो रहा है। ये 9 उसका मापांक है, ठीक है, मॉडुलस है, इसलिए आप जब लिखें तो FO बटे FE बराबर 9 ही लिखेंगे, -9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आवर्धन क्षमता क्या होती है कि कोई यंत्र जैसे खगोलीय दूरदर्शी है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना करके दिखा रहा है, तो -9 गुना थोड़ी करेगा, वो +9 गुना ही करता है। ठीक है, तो ये तो केवल प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है इस बात का प्रतीक होता है। प्रतिबिंब सीधा है तो प्लस का चिन्ह आएगा, प्रतिबिंब उल्टा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि भाई कि FO बराबर क्या है, 9FE, समीकरण 2। इसका मतलब हमें यहां से ये कह सकता हूं कि अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी की 9 गुना है। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए ध्यान से कि नेत्रिका और अवदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, अर्थात जिस बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर ये लगाए गए उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब आप सोचिए आकाशीय पिंडों से आने वाली जो प्रकाश किरणें वो अवदृश्यक लेंस के लगभग समांतर प्राप्त होती हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों का प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर, और ये प्रतिबिंब अवनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। इसका मतलब जो कुल लंबाई होती है उस समय वो कितनी होती है भाई, FO + FE, और वो कितनी है यहाँ 20। भाई FO तो अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी हो गई, क्योंकि फोकस पर ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, और ये फिर जब क्या करते हैं हम, अवनेत्र लेंस अनंत पर कब प्रतिबिंब प्राप्त होगा भाई, जब इस बनाए गए प्रतिबिंब को अब जो अवनेत्र लेंस है उसके फोकस पर लाया जाएगा। ठीक है, तो FO + FE हो जाएगा। अब वीडियो रिवर्स करके उस चित्र को ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें मान समीकरण 2 से रख दीजिए, तो FO के स्थान पर मैं क्या रख दूं, 9FE, तो 9FE + FE बराबर 20। इसका मतलब ये क्या हो गया कि 20FE बराबर 20, सॉरी ये 10, 9 + 1, तो ये 10FE बराबर 20, तो FE बराबर हो जाएगा 20/10 बराबर 2 सेंटीमीटर, अर्थात जो अवनेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। FE का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो FO का मान यहाँ से आ जाएगा, तो FO बराबर हो जाएगा 9 × 2 बराबर 18 सेंटीमीटर, और यही आंसर है।